तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काफ़ी इजी है और आप सभी यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आप लोग टारगेट बनाइए। यूनिट नंबर 3 का हमने वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है मेथड स्टडी और काफ़ी इजी है। और आप सभी को यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 इन दोनों का प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में इनको ऐड कर दिया है। एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि यहाँ पे PYQ, लेक्चर्स, नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026, ठीक है, ये मिल जाएगा। और उसके लिए कूपन कोड सचिन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको उससे बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेथड स्टडी। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा मेथड स्टडी, ठीक है। इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में आप सभी को एक बात बता देते हैं कि हमेशा जो चैप्टर का नाम होता है वो लगभग हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको मेथड स्टडी अर्थात कार्यविधि, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है, कि आपका मेथड स्टडी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर से आपको टोटल 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाली हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, 3 से 4 टॉपिक पढ़ के 2 क्वेश्चन फ्री का मिल जाएगा। तो चलिए फटाक से हम इसको कवर करते हैं, हो सकता है आधे घंटे के अंदर ये कवर हो जाए। तो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनीशन कि एक्चुअल में भैया जो मेथड स्टडी है वो है क्या, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेथड स्टडी को निम्नांकित ढंग से परिभाषित किया गया। कैसे परिभाषित किया, आइए समझिए। यानी विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी, ठीक है, जो मेथड स्टडी है वो विकासशील, आसान एवं अधिक कुशल तरीके को लागू करने, लागत को कम करने के साधन के रूप में कार्य करने के मौजूदा और प्रस्तावित तरीके की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण परीक्षण है। देखो, मेथड स्टडी क्या है, आप कोई सा भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वर्क स्टडी है। अब काम करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, आप कॉपी लिख रहे हो, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बहुत सारे मेथड हैं। तो आप कौन सा मेथड बेहतर समझते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। उसी तरीके से आपका काम करने का कौन सा मेथड अच्छा है वो आप यूज करने वाले हो। तो आपका जो मेथड स्टडी है वो आपके काम को अधिक कुशल बनाता है, ठीक है, आपके काम को अधिक आसान बनाता है, अधिक विकासशील बनाता है, ठीक है, अधिक कुशल बनाता है, ठीक है, और लागत को कम करने के साधन के रूप में कार्य करने के मौजूदा और प्रस्तावित तरीके की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण टेस्टिंग है। यानी मेथड स्टडी का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास मौजूदा सिस्टम है उसको आप टेस्ट करोगे, उसको रिकॉर्डिंग करके देखोगे कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है, फिर उसमें से एक को लागू करोगे। ये है हमारा मेथड स्टडी। आइए, वर्तमान या प्रस्तावित कार्य विधियों को सुगम एवं पूर्ण रूपेण वर्णित करने, इस वर्णन की सहायता से कार्यविधि का आलोचनात्मक अध्ययन करने तथा नई सुगम अधिक प्रभावशाली व सरलतम कार्यविधियों के निर्माण को कार्यविधि अध्ययन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो मेथड स्टडी की जो परिभाषा है वो क्या कह रही है, वर्तमान में जो भी मेथड स्टडी चल रहा है उसका जो भी काम हो रहा है उसको पहले आप पूर्ण रूपेण वर्णित करोगे, अर्थात वर्तमान या प्रस्तावित कार्य विधियों को सुगम एवं पूर्ण रूपेण वर्णित करोगे, यानी उसके बारे में आप बताओगे। और इस वर्णन की सहायता से कार्य विधि का आलोचनात्मक अध्ययन करना। यानी आलोचनात्मक अध्ययन करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई चीज़ के बारे में कमी ढूंढना, ठीक है, कि ये काम ऐसा हो रहा है तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे क्यों करा रहे हो, यानी उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना। और फिर नई और सुगम, अधिक प्रभावशाली एवं सरलतम कार्य विधि के निर्माण को हमारा वर्क स्टडी कहते हैं।
तो वर्क स्टडी के बारे में आप समझ गए, यानी कार्यविधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी जो कह रहे हैं हम। तो मेथड स्टडी क्या है कि वर्तमान में जो भी हमारी कोई मेथड चल रही है उसको हम पहले वर्णन करेंगे उसका, और आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे, और फिर हम नई सुगम और अधिक प्रभावशाली टेक्निक को यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं मेथड स्टडी। ठीक है। तो कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले उस कार्य को अध्ययन करने के लिए चुना जाता है जिसमें सुधार करना हमारा उद्देश्य होता है, यानी उस मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे जिस कार्य के मेथड को हम एक ऑब्जेक्टिव मान रहे हैं कि इसका हमारा सुधार करना बहुत जरूरी है। इससे अनावश्यक श्रम, समय, गतियों को दूर करके उत्पादन लागत को कम किया जाता है तथा उत्पादन दक्षता, प्रोडक्शन इफ़िशियंसी को बढ़ाई जाती है, यानी आप पैसा बचाओगे, समय बचाओगे और प्रोडक्शन इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। अतः नई उपयुक्त कार्यविधियों का निर्माण करते समय कार्यविधि अध्ययन के इस व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि उत्पादन का कार्य इस नवीन क्रियाविधि से कम समय में अधिक मितव्ययी ढंग से पूर्ण किया जा सके। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये इस लाइन को इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप नई विधि को तो लागू कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जो नई विधि को लागू कर रहे हो, ठीक है, वो अधिक इकोनॉमिकल है, यानी कम पैसा वाली है, कॉस्ट कम लग रही है। मितव्ययी का मतलब इकोनॉमी, यानी कॉस्ट कम लग रही है। ठीक है। और जो भी नई विधि हम ला रहे हैं उससे उत्पादन कार्य होगा वो आपका कम समय ले रहा हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको नई विधि को लॉन्च करना है। अब अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। तो हमारे मेथड स्टडी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कार्यविधि अध्ययन के निम्नांकित उद्देश्य हैं। क्या क्या हैं? कार्यस्थल की डिजाइन एवं लेआउट में चेंज करना, सुधार करो। नए वर्क स्टडी की दक्षता में सुधार, यानी जो भी हम मेथड स्टडी लॉन्च कर रहे हैं वो चीज़ को हम उसकी दक्षता में, उसकी इफ़िशियंसी में सुधार करेंगे। श्रमिक, मशीन और रॉ मटेरियल का इफ़ेक्टिव उपयोग करो आप। ठीक है। चाहे लेबर का, चाहे मशीन का, चाहे पदार्थ का, सब का अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होना जरूरी है। ऑपरेटर की थकान को कम करना है, यानी ऐसे मेथड स्टडी को ध्यान में रखना जहां ऑपरेटर आपका कम थक रहा हो। और जो आपका वर्किंग वातावरण है उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में आपको सुधार करिए। लेबर और पूंजी के अपव्यय में कमी, यानी उसके वेस्टेज में कमी, यानी ऐसा नहीं है कि आपका लेबर कर रहा है और उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है। श्रम एवं श्रम प्रयास को उपयोगी बनाना, यानी आपका लेबर काम कर रहा है या एफर्ट लगा रहा है तो वो ऐसा ना हो कि वेस्टेज जाए एफर्ट, ऐसा तो कम से कम करो कि कुछ ना कुछ उसका उपयोग जरूर हो जाए। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना और उत्पादन लागत को कम करना। तो जो पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है वर्क स्टडी, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको नया कुछ लिखना है। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, यानी बेसिक प्रोसीजर हमारा क्या हो सकता है मेथड स्टडी का। ठीक है। तो मेथड स्टडी हेतु आवश्यकता अनुसार विभिन्न अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों का उद्देश्य केवल सुधार करना है, अंतर सिर्फ इनकी सूक्ष्मता में होता है। कुछ पद्धतियां अध्ययन व विश्लेषण कम सूक्ष्मता से करती हैं, जबकि कुछ अत्यंत सूक्ष्मग्राही होती हैं। तो कुछ जो आपकी होती हैं, क्या नाम है, पद्धतियां, वो बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करती हैं और कुछ बहुत कम बारीकी से करती हैं। तो वर्तमान कार्यविधि का विस्तृत अध्ययन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑपरेशन एनालिसिस से, एक प्रोसेस एनालिसिस से। ठीक है। तो हम प्रत्येक भाग के सभी पक्षों की विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं और इसको दो भागों में हम बांटते हैं। तो समीक्षात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम। ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन एनालिसिस देखेंगे। तो कार्यविधि के प्रत्येक भाग के बारे में एकत्रित जानकारी की समीक्षा की जाती है, यानी उसको समझा बूझा जाता है। अनावश्यक कार्यों को हटाकर सर्वोत्तम कार्यविधि का हम निर्माण करते हैं। इस भाग के अंतर्गत ये आता है समीक्षात्मक अध्ययन। अब आता है नई विधि को पूर्ण परिभाषित करना। अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो भी सर्वोत्तम कार्यविधि निर्मित की गई उसमें प्रत्येक पहलुओं, मानव गतियों, मशीनों, औजारों और उत्पादन सामग्री व संयंत्र आदि का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड आप तैयार करोगे। ठीक है। यानी आपके मानव की, जो भी आपका मानव मटेरियल को इधर से उधर ले जा रहा है, मशीन, टूल्स, प्रोडक्ट मटेरियल, ठीक है, इक्विपमेंट्स आदि का एक रिकॉर्ड तैयार करोगे। यह इस भाग के अंतर्गत आता है। ठीक।
ठीक है, किसके, नई विधि को पूर्ण परिभाषित करने के अंतर्गत। इस संपूर्ण रिकॉर्ड की आवश्यकता स्टैंडर्ड लेखन के लिए होती है, जहाँ पे आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि ये प्रोडक्ट कितने दिन में, एक पीस कितनी देर में तैयार होता है, तो उसके अंदर ये लिखा जाता है। तो आप इसको एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर जैसे लिखा है हमने, ठीक है, लिख सकते हो। मेथड स्टडी टू इम्प्रूव मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है। पहले हम करेंगे सिलेक्शन, वर्क विच कैन बी स्टडीज विथ इकोनॉमिक एडवांटेज, यानी जहाँ पे बहुत कम पैसा लग रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड बनाएंगे, ऑल फैक्ट अबाउट द जॉब, यानी जो भी हमारा पीस बना रहा है उसके बारे में सभी रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। मूल्यांकन करना होता है सभी चीज़ का, किस चीज़ का, फैक्ट्स क्रिटिकली, पर्पज, प्लेस, सीक्वेंस, पर्सन, सीक, अल्टरनेटिव, सिंप्लीफाई, एलिमिनेट, कंबाइन, आवर चेंज, ठीक है, आर चेंज। तो सभी तथ्यों का क्या करेंगे हम, मूल्यांकन करेंगे। इन सभी तथ्यों का, चाहे प्लेस के बारे में, चाहे सीक्वेंस, चाहे आदमी, चाहे वहाँ के एलिमिनेशन, सिंप्लीफाई, सब चीज़ का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर हम नई सर्वोत्तम कार्यविधि को विकसित करेंगे, ठीक है, एंड इम्प्रूव मेथड अंडर प्रिवेनिंग कंडीशंस, री-एग्जामिन एंड सेलेक्ट द बेस्ट बोर्ड, यानी जो आपका इसमें बेस्ट होगा उसको हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्वोत्तम कार्यविधि को हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, उसका मेथड, प्रोसीजर, लेआउट, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे हम, टू इम्प्रूव मेथड, प्लान, इम्प्लीमेंट, यानी आपका प्लान करेंगे, फिर आके उसको इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे। वेरीफाई एट रेगुलर इंटरवल, देन इम्प्रूव्ड मेथड इन यूज, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ वर्क, ठीक है, कार्यों का चयन कैसे करेंगे, आपका इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, टेक्निकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और ह्यूमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर को आपने इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई ये नया फैक्टर है, ठीक है। चाहे आपका इकोनॉमिकल फैक्टर हो, चाहे टेक्निकल फैक्टर हो, चाहे ह्यूमन फैक्टर हो। तो इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में हम जल्दी से समझेंगे, बहुत देरी नहीं लगाएंगे, ठीक है। आर्थिक दृष्टि कम महत्वपूर्ण कार्य का चयन कार्यविधि अध्ययन हेतु नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का हमको ध्यान रखना होता है। आइए, तो कौन कौन से आपके इकोनॉमिकल फैक्टर पे ध्यान देंगे, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा हो, दुर्घटना, सेफ्टी को ध्यान रखेंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी उत्पादन रेखा में रुकावट या बाधाएं हो, ठीक है, जिसमें आपका मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा दूरी पर किया जा रहा हो, ठीक है, जहाँ पे मशीनें कभी कभी खाली रह जाती हैं उसको ध्यान में रखना है, स्क्रैप अधिक निकलता हो उस पर ध्यान रखना है, और मजदूर दर अधिक हो। तो इन सब को ध्यान में रखना है और आपको नई मेथड स्टडी के ऊपर काम करना है। अगला है टेक्निकल फैक्टर, ठीक है। टेक्निकल फैक्टर में आपको नई नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, पहले चैप्टर में डिस्कस किया, ठीक है, कि टेक्निकल फैक्टर, सीएनसी मशीन आज ला दिया आपने, कन्वेंशनल लेथ मशीन को ख़त्म कर दिया, एफएमएस आ जाएगा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल फैक्टर। अगला है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो किसी कार्य का चयन करते समय आपके ह्यूमन की रिएक्शंस को ध्यान में बहुत ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य जिससे लेबर की अशांति या दुर्भावना उत्पन्न हो, ऐसे कार्य का चयन क्रियाविधि यानी मेथड स्टडी के लिए नहीं होना चाहिए, भले वह इकोनॉमिक दृष्टि से लाभकारी हो। यानी आपको पैसा वहाँ पे बच भले रहा हो, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमको नहीं लाना है कि जो हमारे वर्कर्स के लिए ज़्यादा ठीक ना हो। अगला आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्निक्स, ठीक है, कि आपके जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वो किन किन टेक्निक से हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो वो दो तरीके से करते हैं, एक प्रोसेस चार्ट से करते हैं, एक डायग्राम से करते हैं। तो डायग्राम ही हमारे सिलेबस के अंदर है और वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर वही चीज़ को हम बढ़ाने वाले हैं। ये प्रोसेस चार्ट है भैया, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। मैन मशीन चार्ट, गैंग चार्ट, साइमो चार्ट, ठीक है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अंदर है। टाइप्स ऑफ डायग्राम आता है, फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, सब सिलेबस में नहीं है आपके प्रोसेस चार्ट सिंबल, ठीक है। तो कुछ प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे ऑपरेशन,
ठीक है। कोई सा भी ऑपरेशन करना, जैसे टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, केमिकल रिएक्शन, वेल्डिंग, रिवेटिंग, ब्रेजिंग, इन सब के लिए, ठीक है, आपका ये सिंबल यूज होता है। ठीक है। आप सुपरवाइजर को इससे निर्देश प्राप्त होता है, सामान को लोड या अनलोड करने में भी यही यूज होता है। ठीक है। अगला है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। तो आपकी सामग्री को गिनना, आपकी डायमेंशन को जांचना, सरफेस फिनिशिंग को देखना, ये सब ये सिंबल इंस्पेक्शन का है। ट्रांसपोर्टेशन का ये सिंबल है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को ले जाना, टूल के लिए लेबर द्वारा तय गई दूरी। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। अगला स्टोरेज। ठीक है, पदार्थ को कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रखना, ये स्टोरेज कहलाता है। ठीक है। अगला है डिले। गतिविधियों को कम कम क्रम के बीच अवकाश को देरी कहते हैं। ठीक है, आपका मशीन चल रही है और आप रॉ मटेरियल लेकर नहीं पहुँचे, ये हो गया हमारे डिले का काम। तो कंबाइंड एक्टिविटी सिंबल नहीं पूछा गया है अभी तक। ठीक है, वो पूछा भी नहीं जाएगा। ये 5 सिंबल ही पूछे जाते हैं और यही आप सभी के एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने में कितना देरी लगेगा यार दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो यूनिट नंबर भैया 3 ख़त्म और यूनिट नंबर 4 की रिकॉर्डिंग अब हम करेंगे। तो ये 15 मिनट की यूनिट थी, सोच लो कितना ईजी है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लिखना है बस जाके कॉलेज में एग्ज़ाम में। तो यूनिट नंबर 4 हम शुरू करेंगे। थोड़ा लंबा यूनिट है, मोशन एनालिसिस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 हम पढ़ाएंगे।